आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। बुक का नाम है द वेलनेस रिवॉल्यूशन का हिंदी एडिशन स्वास्थ्य क्रांति, रिटन बाय पॉल ज़ेन पिल्जर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है दवा में अपनी तकदीर बनाना। सबसे पहले एक इन्होंने श्लोक लिखा है बहुत ही प्यारा सा, अपने भोजन को अपनी दवा बनने दीजिए और अपनी दवा को अपना भोजन, जो कि हिप्पोक्रेट्स ने दिया था। चिकित्सकीय स्वास्थ्य में ज़्यादातर तकदीर उन लोगों की चमकेगी जो बीमारी उद्योग से बाहर के होंगे। इस अध्याय में हम एक ऐसे सेल्समैन को परखेंगे जिसने मल्टीविटामिन का आविष्कार किया, दो ऐसे असामान्य डॉक्टरों को परखेंगे जो पारंपरिक दवा से बाहर निकल आए, और एक अद्भुत महिला एथलीट को भी जिसने $10 करोड़ का हेल्थ क्लब बिजनेस खड़ा कर लिया। बहुत से उपभोक्ता अभी भी गलतफहमी से यह सोचते हैं कि उनका चिकित्सकीय स्वास्थ्य पारंपरिक बीमारी प्रदाताओं, डॉक्टर, हॉस्पिटल और दवा कंपनियों से ही प्राप्त होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हर स्वास्थ्य उद्यमी के लिए यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हमारे शरीर को स्वस्थ, तंदुरुस्त और युवा बनाए रखने के लिए उसमें स्वास्थ्य चिकित्सा का इतिहास और वैज्ञानिक ज्ञान की वर्तमान स्थिति का वर्णन करने की काबिलियत होना चाहिए। नेक्स्ट सब हेडिंग है ब्लैक बॉक्स के भीतर की चीज़ के लिए खोज। हमारे अधिकांश इतिहास के दौरान मानव शरीर एक ब्लैक बॉक्स रहा है। ब्लैक बॉक्स कंप्यूटर या कार की ही तरह एक ऐसा यंत्र होता है जो कुछ करता तो है, लेकिन उसकी अंदरूनी कार्यप्रणाली एक रहस्य होती है। ऐसा या तो इसलिए होता है कि इसकी अंदरूनी कार्यप्रणाली देखी नहीं जा सकती, या इसलिए कि वह समझ के दायरे से बाहर होती है। दवा का इतिहास ब्लैक बॉक्स कहलाने वाले मानव शरीर के भीतर की वह खोज है जिससे यह पता चलता है कि मानव शरीर के भीतर क्या है और यह कैसे काम करता है। पाषाण युग में लगभग पूरी मानव जाति कमज़ोर कर देने वाली बीमारी को कुछ ऐसी चीज मानकर स्वीकार कर लेती थी जो किसी उच्च शक्ति द्वारा बिना किसी कारण और सामंजस्य के पैदा की गई है। लोग दवाइयों के जानकार नहीं थे और इसलिए यह उन पर कोई असर नहीं करती और न ही बदलाव ला सकती थी। जो कुछ संस्कृतियां दवा से उपचार करती थी वह मानती थी कि बीमारी पैदा करने वाले शैतान को शरीर से बाहर निकालने में ही उपचार निहित है। कुछ तथाकथित उपचार करने वाले लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर कुछ रस्में और तकनीकें भी विकसित कर ली थी, जैसे ट्रेपानिंग, खोपड़ी में छेद करना। बाद में पूरा काल में मानव जाति ने यह विश्वास विकसित कर लिया कि बीमारियां अलौकिक शरीर शक्ति द्वारा की गई सजा है और इनके श्राप से मुक्ति प्रार्थनाओं और उन कामों के प्रायश्चित से ही मिल सकती है जिनकी वजह से भगवान नाराज हो गए हैं और उन्होंने ही यह बीमारी दी है। आप या आपके किसी प्रियजन द्वारा आपके कर्मों की सजा भुगतने का विचार भी मानव के सबसे दर्दनाक अनुभवों में से एक है जो ज़्यादा दहशत भर देता है। अगली हेडिंग है हिप्पोक्रेट्स सबसे पहले स्वास्थ्य पेशेवर। इन दोनों मान्यताओं को गलत सिद्ध करने वाले प्रारंभिक व्यक्तियों में से एक थे यूनानी डॉक्टर हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स आधुनिक चिकित्सा के संस्थापक माने जाते हैं। हिप्पोक्रेट्स आज भी सबसे ज़्यादा हिप्पोक्रेटिक
शपथ के लिए जाने जाते हैं, जो चिकित्सा के स्नातक पढ़ाई पूरी होने पर लेते हैं। दुर्भाग्य से आज चिकित्सा अपने सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सक के सबसे महत्वपूर्ण विश्वासों से बहुत दूर निकल आई है। हिप्पोक्रेट्स ने शरीर को कार्य करने वाले हिस्सों के गठजोड़ के बजाय एक पूर्ण जीव माना था, जबकि आज आधुनिक चिकित्सा में अक्सर हर अंग या हर बीमारी को अलग मानकर उपचार किया जाता है। हिप्पोक्रेट्स ने हर मरीज का अध्ययन उनके काम से लेकर उनके आहार तक उसके वातावरण में ही किया। ऐसा करके हिप्पोक्रेट्स ने जाना कि स्वास्थ्य एक प्राकृतिक अवस्था है, बीमारी अनियमित होती है और डॉक्टर की भूमिका प्रकृति की मदद करना था ताकि वह उसकी प्राकृतिक यानी कि स्वस्थ अवस्था में आ सके। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, हिप्पोक्रेट्स पहले डॉक्टर थे जिन्होंने बीमारी को रोकने के साथ साथ इसके उपचार पर भी गौर किया। चिकित्सा के सभी क्षेत्रों में उन्होंने पढ़ाया कि सही किस्म का पोषण और व्यायाम बीमारी से बचने और स्वास्थ्य को वापस पाने की सही कुंजी है। स्वास्थ्य और बीमारी चिकित्सा में यही मुख्य अंतर है, बचाव और रोकथाम। आज हम चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से लेकर माइकल बेहे की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट डिज़ाइन तक मानव विकास के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, उस पर विचार करने पर हिप्पोक्रेट्स की आहार और व्यायाम के प्रति शिक्षाएं ज़्यादा तर्कसंगत लगती है। इस ग्रह पर हमारे शरीर का उद्भव प्राकृतिक अवस्था यानी कि अच्छे स्वास्थ्य में रहने के लिए हुआ है, जो प्राकृतिक आहार और प्राकृतिक मात्रा में व्यायाम पर आधारित है। 99% से अधिक मानव विकास और उसके अस्तित्व के लिए प्राकृतिक भोजन की ज़रूरत होती है, जिसमें कई किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स, वसा यानी फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज यानी मिनरल्स मौजूद हो। यह सब शाकाहारी भोजन में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे। रोज लगातार भोजन और रहने की जगह खोजने में लगे रहने पर प्राकृतिक रूप से पर्याप्त शारीरिक व्यायाम हो जाया करता था। यह देखना आसान है कि आज हम सेहत के मामले में इस आदर्श प्रकृति से कितना दूर आ चुके हैं। हमारा पश्चिमी खान पान हमारे जैविक पूर्वजों से बहुत अलग हो चुका है। इसमें बहुत ज़्यादा वसा और आवश्यक विटामिन तथा खनिज बहुत कम है। इसी तरह हम में से कुछ ही लोग दिन भर में उतना व्यायाम कर पाते हैं जितना हमारे पूर्वज प्राकृतिक रूप से भोजन और रहने की जगह तलाशने में ही कर लेते थे। अगली हेडिंग है हमारा सीमित नज़रिया। जॉन गॉडफ्रे सैक्सो की नीति कथा द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट में 6 नेत्रहीनों का सामना पहली बार एक हाथी से होता है। पहला उसे बगल से छूकर दावा करता है हाथी दीवार जैसा होता है। दूसरा उसके दांत छूकर कहता है हाथी भाले जैसा होता है। तीसरा उसकी सूंड छूकर दावा करता है हाथी सांप की तरह होता है। चौथा पैर को छूकर कहता है हाथी बहुत कुछ पेड़ जैसा होता है। पांचवा कहता है कान को छूकर हाथी पंखे जैसा होता है। और छठा उसकी पूंछ छूकर दावा करता है हाथी बहुत कुछ रस्सी जैसा होता है। हर नेत्रहीन निश्चिंत रहता है कि सिर्फ वही हाथी की सही प्रकृति जानता है। पूरे इतिहास में हर सभ्यता में सभी पुरुष और स्त्री चिकित्सक यही सोचते रहे हैं कि आखिरकार मानव ने ब्लैक बॉक्स और उसकी कार्यप्रणाली को समझ लिया है। यदि हम अतीत में झांकें तो देख सकते हैं कि वह सभी उन 6 नेत्रहीनों जितने ही मूर्ख थे, क्योंकि
परीक्षण के लिए उपलब्ध सीमित साधनों से उनकी दृष्टि उतनी ही सीमित थी। वैसे भी हर बार जब एक नया औजार की मदद से वैज्ञानिक ब्लैक बॉक्स को यह सोचकर खोलने जाते थे कि शायद यह अंतिम हो, लेकिन उन्हें एक दूसरा ब्लैक बॉक्स दिखाई दे जाता था जो पहले किसी की जानकारी में ही नहीं था और खुलने के लिए नए औजारों का इंतजार कर रहा था। शुरुआती वैज्ञानिक मानते थे कि सभी पदार्थ 4 तत्वों मिट्टी, वायु, अग्नि और जल से मिलकर बने थे, क्योंकि सिर्फ यही चीज़ें वे अपनी आंखों से देख सकते थे। अनुभवहीन जीव विज्ञानी मानते थे कि सभी जीवित शरीर केवल उसी से नियंत्रित होते हैं जो वे देख सकते थे, यानी रक्त, पीला पित्त, काला पित्त और कफ के 4 दोष। वे मानते थे कि सभी बीमारियां इनमें से किसी एक दोष में बढ़ोतरी पर होती है। आमतौर पर अंग विच्छेदन वर्जित था और इसलिए परीक्षण के लिए औजार सीमित थे। हिप्पोक्रेट्स के समय से लेकर 19वीं सदी तक चिकित्सा ने इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि कोई चीज़ क्यों काम करती है। चिकित्सा अधिकांशतः कोशिश और गलती, उपचार तथा परीक्षण के माध्यम से सिर्फ इसी खोज पर केंद्रित रहती थी कि क्या काम कर जाता है। जब कुछ बात बन जाती थी तो उसे लिख लिया जाता था और इस तरह से चिकित्सा ज्ञान सदियों से इकट्ठा होता गया और समय समय पर संस्कृतियों के बीच प्रसारित होता गया। स्कॉटिश डॉक्टर जेम्स लिंड को ब्रिटिश नौसेना से स्कर्वी मिटाने का श्रेय जाता है। उन्होंने नौसेना के नाविकों के लिए नींबू का सेवन अनिवार्य कर दिया था। हालांकि जेम्स को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि नींबू जैसे खट्टे फलों से स्कर्वी गायब क्यों होता गया। वह यह खोज पाए जब उन्होंने पढ़ा कि डच नौसेना सदियों से यह करती आ रही थी। डच लोगों ने संभवतः यह आदत 15 से 17वीं शताब्दी के दौरान महान खोजों के बीच किसी और संस्कृति से सीखी थी जो नींबू जैसे खट्टे फलों का प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल करती थी। 15वीं शताब्दी में चलायमान टाइप प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद किसी खास बीमारी के उपचार में काम करने वाले तत्व की खबर पूरी दुनिया के डॉक्टरों तक पहुंचने लगी। 18वीं शताब्दी तक इतने सारे उपचारों का यह ज्ञान चिकित्सा को विज्ञान के रूप में स्थापित करने में सफल रहा। हालांकि उस वक्त तक भी हजारों दवाओं और उपचारों के कारगर होने के बावजूद डॉक्टर यह समझाने में असमर्थ थे कि वह कारगर क्यों हैं। रॉबर्ट हुक और अन्य के 17वीं और 18वीं शताब्दी में किए गए आविष्कारों ने सस्ते संयुक्त ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के विकास को संभव बनाया। इस नए उपकरण के इस्तेमाल से 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक पहले अदृश्य रहने वाले कोशिकाओं के संसार को देखने में समर्थ हो सके, जिन्हें देखकर उस वक्त उन्होंने सोचा कि यही मानव पदार्थ का सबसे छोटा और अंतिम निर्माण खंड है। कोशिकाओं की कार्यप्रणाली को देखने की क्षमता, खास तौर पर बैक्टीरिया और दवाओं पर आक्रमण की प्रतिक्रिया ने जीव विज्ञानियों और डॉक्टरों को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया कि अंततः उनके पास एक ऐसा साधन आ गया जिससे यह खोजा जा सकता था कि दवाइयाँ क्यों काम करती है। देखते ही देखते मानव जाति के लिए महाविपत्ति बन चुकी बड़ी बीमारियों जैसे कि चेचक, तपेदिक, टाइफाइड, पोलियो एक्सेट्रा को मिटाकर डॉक्टर जो थे अंतर्राष्ट्रीय हीरो बन गए, इंटरनेशनल। इस सफलता से उत्साहित होकर ज़्यादातर
पश्चिमी चिकित्सकों और खोजकर्ताओं ने सदियों पुराने उन उपचार तथा इलाजों को उद्दंडना से खारिज करना शुरू कर दिया जो हजारों सालों में एकत्र किए जा रहे थे। उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वैज्ञानिक रूप से उनकी कार्यप्रणाली को नहीं समझाया जा सकता था। आज हम जानते हैं कि वे कितने गलत थे जो यह मान बैठे थे कि एक कोशिका मानव संरचना का सबसे छोटा और अंतिम निर्माण खंड होती है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप नज़दीक के उन दो बिंदुओं का विश्लेषण नहीं कर सकता यदि उनके बीच की दूरी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की आधी से कम हो, और उदाहरण के लिए एक अकेली बैक्टीरिया कोशिका प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के लगभग 10वें हिस्से के बराबर होती है। हालांकि एक पिन के सिरे को ढकने के लिए ही 10,000 मानव कोशिकाओं की ज़रूरत होती है, और इनमें से हर कोशिका खरबों अणुओं से मिलकर बनी होती है, जिसे सबसे बेहतरीन संयुक्त ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण, वास्तविकता में आज प्रोटीन, विटामिन, खनिज और आवश्यक पूरक पदार्थों के द्वारा किए जाने वाले सूक्ष्म जैव रासायनिकी कार्य के बारे में जो भी जानते हैं वह अणु बनाम कोशिकीय स्तर पर होता है। आज हम यह भी जानते हैं कि मानव के दीर्घायु होने, जीव तत्व, ताकत और हर उस चीज़ जिसकी हम बीमारी के उपचार से परे चिकित्सा से इच्छा रखते हैं कि बात आती है, तो वह प्रत्येक कोशिका की अपनी गुणवत्ता पर निर्भर करती है। संक्षेप में स्वास्थ्य पर, चूँकि हमारी कोशिकाएं लगातार हर घंटे से हर महीने के हिसाब से बदलती रहती है, इसलिए हमारी कोशिकाओं की गुणवत्ता उनके निर्माण के लिए लगातार चल रही आणविक प्रतिक्रियाओं मॉलिक्यूलर रिएक्शन की गुणवत्ता की क्रिया होती है। इन मॉलिक्यूलर रिएक्शन की गुणवत्ता उनके अवयवों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, जिसमें अमीनो एसिड, प्रोटीन और खनिज जो कोशिकीय तत्व और विटामिन तथा खनिज के निर्माण खंड होते हैं, अणुओं को कच्चे माल से जोड़ने वाले उत्प्रेरक का काम करते हैं। वैज्ञानिक आमतौर पर हमारे कोशिकीय पदार्थों के ठीक तरह से पुनर्जीवन के लिए रोजाना लिए जाने वाले आवश्यक घटकों पर सहमत हैं। 13 आवश्यक विटामिन, 14 जरूरी खनिज और 20 मौलिक अमीनो एसिड। लेकिन वैज्ञानिक इस बात पर सहमत होने से कोसों दूर है कि किस तरह ये सभी घटक हमारे शरीर में जुड़कर एक कोशिका बनाने वाले जटिल प्रोटीन बनाते हैं। वैज्ञानिक हमारे शरीर में 1 लाख अलग अलग प्रकार के प्रोटीन पहचान चुके हैं जो उन्हीं 20 अमीनो एसिड से बनते हैं। इसके अलावा किसी खास प्रोटीन की कमियों और उनके उपचार के बारे में जानने से भी अधिक तेजी से अभी भी हजारों जटिल प्रोटीन पहचाने जा रहे हैं। हमने हाल ही में यह खोजा कि हर कोशिका की खुद को नवीनीकृत करने की अपनी घड़ी या जैविक प्रणाली होती है, DNA। लेकिन इससे पहले कि हम इसकी कार्य प्रणाली पढ़ें, हमें लंबा सफ़र तय करना है। रोकथाम या स्वास्थ्य चिकित्सा का जिक्र आने पर हम जो सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं वह यह है कि हिप्पोक्रेट्स द्वारा सुझाए प्राकृतिक प्रकार के खान पान और व्यायाम कार्यक्रम की खोज करें। आज इसका अर्थ है फर्स्ट, सही सेहत बनाए रखने और मोटापे से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा यानी कैलोरी और सही प्रकार का खाना जैसे असंतृप्त फैट, सोया और रेशे खाएं। सेकंड, अपने भोजन से हानिकारक रसायन और हार्मोन दूर रखें।
खास तौर पर जो डेयरी और मांसाहारी भोजन में होते हैं। ऐसा भोजन करना जो हमारी विटामिन, खनिज और मूल अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन की रोजाना की हमारी ज़रूरत पूरी करे। 4 प्राकृतिक व्यायाम की मात्रा के बराबर पूरे दिन परिश्रम करना। हमारे आधुनिक समाज में करने से यह कहना ज़्यादा आसान है। सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक कैलोरी खाने के लिए बहुत कड़े अनुशासन की ज़रूरत होती है, खासकर जबकि आपका शरीर हर भोजन लेने के लिए इस तरह बनाया गया हो जैसे वह आपका आखिरी भोजन हो और बाद के उपभोग के लिए वसा संचित करता हो। दरअसल हानिकारक हार्मोन और रसायनों से बचना असंभव है, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता होता। विशेषकर मांस और डेयरी उत्पादों के मामलों में विटामिन और खनिजों की रोजाना की न्यूनतम ज़रूरत को निश्चित करना भी मुश्किल है, क्योंकि कई हमारे रोजाना खाए जाने वाले प्रसंस्कृत भोजन से भी नदारद होते हैं। और जैसा कि हम थोड़ी ही देर में पढ़ेंगे, बहुत से अतिरिक्त पूरक पदार्थों में वे चीज़ें नहीं होती जो उनके लेबल पर लिखी होती है। अंततः यदि आप अपने पूर्वजों जितना ही प्राकृतिक व्यायाम करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास दिन में कुछ भी करने के लिए वक्त नहीं रह जाता। खुशकिस्मती से कुछ स्वास्थ्य चिकित्सा उद्यमी पहले से ही अस्तित्व में हैं, लेकिन हमें उन जैसे हजारों की ज़रूरत है जो स्वास्थ्य को हमेशा से अधिक आसान बनाने के लिए समर्पित हों और तकनीक से पैदा हुई समस्याओं का हल तकनीक के इस्तेमाल से ही कर सके। अगली हेडिंग है मल्टीविटामिन्स और बहुस्तरीय यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग। सन 1915 से 1927 के बीच चीन में कोलगेट के लिए सेल्समैन का काम करने वाले कॉल एफ रेहनबोग ने महसूस किया कि अमीर इलाके में रहने वाले लोगों में एक अजीब किस्म का कुपोषण है, लेकिन यह कुपोषण पिछले इलाकों के ग्रामीणों से बहुत कम फैला है। उन्होंने स्वास्थ्य और पोषण के बीच संबंध का अध्ययन शुरू किया और पाया कि ऐसे बहुत से संयंत्र आधारित पदार्थ हैं जो मानव के खान पान के लिए खतरनाक होते हैं। उन्होंने मानव भोजन के लिए एक संयंत्र आधारित पूरक पदार्थ बनाने का विचार किया। 1927 में अमेरिका लौटकर उन्होंने कैलिफोर्निया में बल्बोआ द्वीप पर एक प्रयोगशाला शुरू की ताकि वह यह शोध किया जा सके कि कौन कौन से पूरक पदार्थों की ज़रूरत होती है। और रेहनबोग जितना अधिक अध्ययन करते गए उतना वे जानते गए कि औसत मनुष्य को अतिरिक्त पूरक पदार्थों की जटिल समस्या के लिए एक साधारण सा हल चाहिए। सालों के शोध के बाद रेहनबोग को उस समय का क्रांतिकारी विचार सूझा और उन्होंने ज़रूरत के हर खनिज तथा विटामिन को मिलाकर एक ही उत्पाद बनाया। उन्होंने अपनी कंपनी को कैलिफोर्निया विटामिन्स नाम दिया और सन 1934 में दुनिया का पहला मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल फूड सप्लीमेंट का उत्पादन किया। सन 1939 में उत्पाद और कंपनी का नाम बदलकर न्यूट्रीलाइट कर दिया गया। उस समय तक बहुत सारे अलग अलग विटामिन और खनिजों से युक्त एकल फूड सप्लीमेंट विचार के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा शिक्षित करने की ज़रूरत थी, विशेषकर उस जनता के लिए जो तब यह सीख रही थी कि विटामिन भी कुछ होता है। इधर चूँकि न्यूट्रीलाइट का एक नया मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल उत्पाद भोजन और दवाई का मिला जुला उत्पाद था, इसलिए न तो पारंपरिक बाज़ारों और न ही दवा दुकानों ने इसे अपने यहाँ जगह दी।
उत्पाद का वितरण करने के लिए अरेहनबर्ग की पत्नी ने सुझाव दिया कि वह लोगों को जोड़कर अपना नया बिक्री समूह बनाए। इनमें वे लोग भी शामिल हो जो पहले से ही खुद न्यूट्रीलाइट के उत्साही उपभोक्ता थे। जैसे जैसे कंपनी फैलती गई, इस रणनीति ने न्यूट्रीलाइट के लिए नई भर्ती और नए सेल्समैनों को प्रशिक्षित करने की नियमित ज़रूरत पैदा कर दी। 1945 में अरेहनबर्ग और उसके दो मुख्य वितरक एक नया विचार लेकर आए। इस विचार ने न सिर्फ अतिरिक्त पूरक पदार्थों की मार्केटिंग में क्रांति ला दी, बल्कि अरबों डॉलर के नए वितरण उद्योग को भी जन्म दिया। अरेहनबर्ग का दूसरा क्रांतिकारी विचार एक ऐसी मार्केटिंग योजना थी जिसके तहत सेल्समैन न्यूट्रीलाइट उत्पाद बेच भी सकते थे और नए लोगों को नियुक्त कर सेल्समैन का प्रशिक्षण भी दे सकते थे। इसके जरिए वह खुद उत्पाद बेचकर तो कमा ही सकते थे, प्रशिक्षु सेल्समैन द्वारा अपने बेचे जाने पर भी उन्हें मुनाफा होता था। प्रत्येक सेल्समैन जो अब वितरक कहलाने लगा था को कंपनी द्वारा उनकी बिक्रियों और उनके द्वारा नियुक्त नए लोगों की बिक्रियों के आधार पर व्यक्तिगत रूप से बराबरी का महत्व दिया जाने लगा। जब एक सेल्समैन की व्यक्तिगत बिक्री एक नियत स्तर तक पहुंच जाती तो उसे नियुक्त करने वाले सेल्समैन से अलग करके सीधे कंपनी का वितरक नियुक्त कर दिया जाता। सन 1949 में ग्रांड रैपिड्स मिशिगन के दो युवा उद्यमियों वैन एल्डन और रिच डेवॉस ने न्यूट्रीलाइट की सेल्स किट खरीदी और तेजी से कंपनी में सबसे ऊंचे बिक्री स्तर तक पहुंच गए। 10 साल बाद अपने न्यूट्रीलाइट के सेल्स बिजनेस को जारी रखते हुए जे और रिच ने घरेलू उत्पादों को बेचने के लिए बिल्कुल इसी योजना पर आधारित एक नई कंपनी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी नई कंपनी को नाम दिया एमवे यानी अमेरिकन वे। सन 1972 में 82 वर्ष की उम्र में कार्ल एफ अरेहनबर्ग का निधन हो गया और एमवे ने न्यूट्रीलाइट प्रोडक्शन आईएनसी को खरीद लिया। आज सालाना अरबों डॉलर बिक्री के साथ न्यूट्रीलाइट एक स्वतंत्र कारोबारी अस्तित्व बनाए हुए है और ये दुनिया की सबसे बड़ी विटामिन, खनिज, अतिरिक्त पूरक पदार्थ निर्माता है। रोज़मर्रा की न्यूनतम ज़रूरत के विटामिन और खनिज का तकनीक के जरिए एक ही सुविधाजनक पैक तैयार कर न्यूट्रीलाइट ने नया रास्ता सुझाया। आज अधिकांश अमेरिकियों की मोटापे और थुलथुलेपन की समस्या को हल करने में तकनीक के इस्तेमाल में भी न्यूट्रीलाइट सिरमौर है। सन 2001 में न्यूट्रीलाइट ने एक उच्च प्रोटीन फूड बार की मार्केटिंग शुरू की। यह एक अतिरिक्त पूरक पदार्थ नहीं बल्कि संपूर्ण भोजन की तरह था। यह उत्पाद जिसमें एक ही पैकेज में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और संपूर्ण संतुलित आहार था, जटिल समस्या का आसान सा हल था। यह समस्या वैसी ही थी जैसी सन 1934 में कार्ल अरेहनबर्ग के साथ मूल मल्टीविटामिन के साथ पेश आई थी। अरेहनबर्ग ने हमारी खाद्य आपूर्ति की समस्या का हल तकनीक के इस्तेमाल से सफलतापूर्वक निकाला, जो एक अन्य तकनीक यानी कि फूड प्रोसेसिंग से बना था। आज प्रसंस्कृत और फास्ट फूड उद्योग से पैदा हुई ऐसी ही समस्याओं को हल करने के लिए हजारों उद्यमी संभावनाएं मौजूद है। अगली हेडिंग है consumerlab.com। ज्ञान को बांटना बहुत बड़ा व्यापार है। न्यूट्रीलाइट और अन्य कई गुणवत्तापूर्ण निर्माताओं के बावजूद 70 अरब डॉलर के खाद्य पूरक पदार्थों के अमेरिकी उद्योग की छवि दागदार है। हालांकि करोड़ों लोग रोज उनके उत्पादों का इस्तेमाल कर रहे हैं
और अक्सर लाखों लोगों को इसके नकारात्मक अनुभव भी हुए हैं। ऐसे लोग इन पूरक पदार्थों को महंगा मूत्र भी कहते हैं। वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें से कुछ उत्पाद पाचन तंत्र पर कुछ असर डाले बगैर ही बाहर निकल जाते हैं। साथ ही कुछ लोग इन आवश्यक पूरक पदार्थों का सेवन कर बीमार भी पड़ गए और उन्होंने ऐसे उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवाज़ उठाई। हाल ही में मिले कुछ प्रमाणों से यह बात साबित होती है कि इनमें से तबाही के कुछ आगाज सच भी हो सकते हैं, लेकिन उन वजहों से नहीं जिनसे इन पर शक किया जा रहा हो। अमेरिका में बिकने वाले 1/4 और 1/3 तक संतुलित आवश्यक पूरक पदार्थों, विटामिन, खनिज और औषधियाँ में निम्न में से आज एक या दोनों समस्याएं हैं। फर्स्ट इज, उत्पादों में वे तत्व मौजूद नहीं होते जिनका जिक्र लेबल पर किया गया होता है। एंड सेकंड, उत्पादों में कुछ ऐसे गोपनीय खतरनाक तत्व भी मौजूद होते हैं जो लेबल पर लिखे नहीं होते। कोई आश्चर्य नहीं कि इन संतुलित खाद्य पूरक पदार्थों का सेवन करने वालों में 1/3 लोगों को ये पदार्थ असरहीन बल्कि खतरनाक भी लगे हों। USA एंड ड्रग प्रशासन FDA का काम डायरेक्टरी सप्लीमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन एक्ट 1994 के माध्यम से इन आवश्यक पूरक पदार्थों पर नज़र रखना व उन्हें नियंत्रित करना है। बदकिस्मती से आवश्यक पूरक पदार्थों के मामलों में अपर्याप्त अमले और सीमित बजट के कारण FDA के नियम मुश्किल से ही लागू होते हैं, खासकर जब आहार सप्लीमेंट की बात आती है। इसी वजह से फालतू या असरहीन निर्माताओं के निश्चिंत होकर फर्जी काम करने के रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन इसने डॉक्टर टॉड कूपरमैन जैसे समर्पित चिकित्सा उद्यमी के लिए भी स्वास्थ्य में विशेष योगदान के रास्ते खोल दिए हैं, जो स्वास्थ्य उद्योग में अपना भाग्य बना रहे हैं। टॉड कूपरमैन ने सन 1999 में अपनी कंपनी consumerlab.com शुरू की। अब यह उपभोक्ताओं के लिए मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल और औषधियों का प्रशिक्षण करने वाली दुनिया की अग्रणी कंपनी है। consumerlab.com स्वतंत्र रूप से हर श्रेणी के बड़े ब्रांड के पूरक पदार्थ खरीदती है और फिर उनका वैज्ञानिक परीक्षण करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके उन्हें वही और सिर्फ वही घटक मौजूद है जिनका उसके लेबल पर जिक्र है। हालांकि consumerlab.com उपभोक्ताओं को हर श्रेणी के पूरक पदार्थों की भरपूर जानकारी देती है। कूपरमैन यह ध्यान रखते हैं कि वे किसी खास उत्पाद वर्ग की चिकित्सीय क्षमता के बारे में अपनी या किसी अन्य की राय पेश न करें। consumerlab.com का काम सिर्फ प्रत्येक ब्रांड के निर्माण की गुणवत्ता नियंत्रण की रेटिंग तक ही सीमित है। टॉड कूपरमैन ने आवश्यक पूरक पदार्थों की उपभोक्ताओं के लिए चौकसी करने के हिसाब से शुरुआत नहीं की थी, न ही वे कोई कारोबारी या उद्यमी बनना चाहते थे। उनका जन्म न्यूयॉर्क के फ्लशिंग में हुआ था और वे लॉन्ग आइलैंड में पले बढ़े। पब्लिक हाई स्कूल से स्नातक करने के बाद उन्हें सीधे बोस्टन यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन के प्रतिष्ठित MD कोर्स के लिए स्वीकार कर लिया गया। अगले 24 साल की उम्र में उन्होंने MD की डिग्री हासिल की। उसे डॉक्टरी करना किसी कुकरी पुस्तक पढ़कर काम करने जैसा लगा और उन्होंने उम्मीद की कि वे समाज के प्रति कुछ महान योगदान देने का रास्ता खोज लेंगे। मेडिकल स्कूल के दौरान उन्होंने एक गर्मी की छुट्टियों में न्यूयॉर्क के एक निवेश बैंक में काम किया था। वहाँ नई हेल्थकेयर कंपनियों का आकलन करते हुए उन्होंने पाया कि स्टॉक ब्रोकर बिना किसी वैज्ञानिकी आधार के निवेशकों के बायोटेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर कब्जा करके रखते थे। अगले ग्रीष्म अवकाश में उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के तकनीक
हस्तांतरण विभाग में काम किया, जहां प्रयोगशाला से नई चिकित्सा तकनीक को बाजार में उतारा जाता था। यह एक ऐसा अनुभव था जिसके बलबूते पर उन्हें स्नातक होते ही पहला काम मिला। चिकित्सा समूह ब्रिस्टल मायर्स के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के लिए काम करना। सन 87 से 93 के बीच उन्होंने ब्रिस्टल मायर्स और अन्य चिकित्सा तकनीक फर्मों के साथ तब तक काम किया जब तक कि उन्हें एक महत्वपूर्ण बात का एहसास नहीं हुआ। रोगियों को ज़्यादा नई तकनीकें नहीं बल्कि मार्केट में पहले से मौजूद स्वास्थ्य योजनाओं और नई चिकित्सा तकनीक के बीच चल रही चक्रा देने वाली प्रतिद्वंदी व्यू रचना में समझदारी से चयन करने की काबिलियत की दरकार है। सन 1994 में कूपरमैन ने केयर डाटा रिपोर्ट शुरू की, जो उपभोक्ता संतुष्टि के आधार पर स्वास्थ्य योजनाओं और अन्य HMO का आकलन करती थी। caredata.com ने दवाई लाभ, दंत चिकित्सा लाभ और नेत्र देखभाल का आकलन भी शुरू कर दिया। कूपरमैन ने पाया कि उन्हें उद्यमी बनना और उपभोक्ताओं को सेहत की देखभाल में मददगार जानकारियां मुहैया कराना बहुत अच्छा लगता था, खासकर बचाव के आधार पर। सन 97 में उन्होंने caredata.com को बेच दिया। सन 1999 तक वे कंपनी में बने रहे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उपभोक्ताओं को आवश्यक पूरक पदार्थों के बारे में और ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है। consumerlab.com शुरू करने की ओर उनका सबसे पहला कदम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पूरक पदार्थ विशेषज्ञों में से एक डॉक्टर विलियम ओबरमेयर को नियुक्त करना था, जो उस वक्त FDA में काम कर रहे थे। ओबरमेयर पहले ही FDA में अपने 9 सालों के कार्यकाल के दौरान नाम कमा चुके थे। वे पूरक पदार्थों में गंभीर मिलावटों की पहचान भी कर लेते थे और वे अपनी निपुणता से उपभोक्ताओं की मदद के लिए राजी थे, ताकि उपभोक्ता का यह निर्णय ले सकें कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। सामान्यतः FDA सिर्फ उन्हीं मामलों में हाथ डालता था जहां स्वास्थ्य समस्या बहुत बड़ी हो। साथ ही यह संस्था निर्माण गुणवत्ता या उत्पादों पर सही लेबल लगाने पर बहुत कम टिप्पणी करती थी। आज तारीख तक consumerlab.com 20 वर्गों में 400 विभिन्न उत्पादों का परीक्षण कर चुकी है, जो अमेरिका में बिकने वाले सभी पूरक पदार्थों का 90% है। कूपरमैन के मुताबिक हमने जितने भी उत्पादों का परीक्षण किया उनमें 1/4 से ज़्यादा खरे नहीं उतरे और यह आंकड़ा कुछ वर्गों में तो 60% तक है। उन्होंने कैल्शियम युक्त संतरे के जूस वाले ट्रोपिकाना जैसे लोकप्रिय उत्कृष्ट माने जाने वाले फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों की भी जांच की। उत्पादों का निम्न श्रेणियों के आधार पर परीक्षण किया गया। पहली श्रेणी, पहचान और सामर्थ्य। क्या उत्पाद गुणवत्ता के परिचित मानक मापदंडों पर खरा उतरता है और क्या उत्पाद में मौजूद तत्वों का सही उल्लेख उसके लेबल पर है। सेकंड इज शुद्धता। क्या उत्पाद मिलावटों से मुक्त है। थर्ड, जैव उपलब्धता। क्या उत्पाद की शरीर द्वारा सही तरह से ग्रहण किया जा सकता है। एंड फोर्थ इज गुणवत्ता स्थिरता। क्या उत्पाद की साल दर साल वही पहचान, सामर्थ्य और शुद्धता बनी हुई है। जो उत्पाद सफल हो जाते हैं वह कंपनी की वेबसाइट www.consumerlab.com पर जगह पा लेते हैं। उपभोक्ता चयनित उत्पादों और पूरक पदार्थों की श्रेणियों के बारे में निःशुल्क पढ़ सकते हैं और $15.95 वार्षिक सदस्यता पर सफल उत्पादों की पूरी सूची प्राप्त कर सकते हैं। consumerlab.com निर्माताओं द्वारा प्रयुक्त प्रारंभिक प्रयोगशाला परीक्षणों की तकनीकी रिपोर्ट भी बेचती है। consumerlab.com ने फरवरी 2001 में
$19.95 प्रति वर्ष का सदस्यता कार्यक्रम शुरू किया और उस वर्ष के अगस्त तक 11,000 लोग जुड़ चुके थे। साथ ही 10 लाख वेबसाइट उपयोगकर्ता भी। पर कूपरमैन के लिए सर्वाधिक गर्व की बात वे हजारों ईमेल हैं जो उन्हें ग्राहकों से मिलते हैं, जिनमें सही पूरक पदार्थ चुनने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया गया होता है। हालांकि आपको संभवतः ऐसी महिला से बहुत सहानुभूति ना हो जो उम्र कम दिखाने वाले विटामिन युक्त क्रीम खरीदती है, लेकिन वह सिर्फ पेट्रोलियम जेली साबित होती है। आप जरा इनके बारे में सोचिए। एक पिता अपने बढ़े हुए प्रोस्टेट का 100 पाल्मेटो से उपचार करता है। सिर्फ बहुत देर हो जाने के बाद उसे पता चलता है कि वह शुगर पिल्स खा रहा था। एक माँ पूरे विश्वास में अपनी 4 साल की बेटी को रोज विटामिन खिला रही है, जो दरअसल उसकी उम्र की सहन शक्ति के हिसाब से दुगने स्तर का है। एक पिता अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए जिनसेक ले रहे हैं, लेकिन वे ऐसे ब्रांड को चुनते हैं जिसमें कार्सिनोजेनिक कीटनाशक अधिक मात्रा में मिले हुए हैं। एक महिला रात को अच्छी नींद के लिए वैलेरियन लेती है, लेकिन दरअसल वह ऐसा ब्रांड ले रही है जिसमें कोई वैलेरियन ही नहीं है। एक माँ जिसके अवसाद से पूरे परिवार पर असर पड़ रहा है, सेंट जॉन वॉन्ट की प्रोजाक लेती है, लेकिन सालों बाद उसे पता चलता है कि वह एक गलत ब्रांड ले रही थी। इन और इनके जैसे लाखों स्वास्थ्य उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्य उद्योग में कूपरमैन के काम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसा कूपरमैन बताते हैं, आप कोई कार या शेयर या ब्रांड बिना विशेषज्ञ की राय जाने नहीं खरीदते। तो फिर आप ऐसा पूरक पदार्थ क्यों खाएंगे जिसकी स्वतंत्र रूप से गुणवत्ता नहीं आंकी गई हो? स्वास्थ्य उद्योग इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि सामान्य रूप से दवाओं, खाद्य और वाणिज्य को नियंत्रित करने वाली सरकारी एजेंसियां इनसे कदम ताल नहीं कर पा रही है। गुणवत्ता नियंत्रण के लिए उपभोक्ताओं की सेवा करने के उद्देश्य से आगे आए डॉक्टर टूड कूपरमैन जैसे निजी और समर्पित उद्यमी उपभोक्ताओं के लिए मौजूदा बीमारी उद्योग पर नियंत्रण करने वाली पारंपरिक सरकारी संस्थाओं से कहीं अधिक मददगार साबित होंगे। अगली हेडिंग है स्वास्थ्य हृदय विशेषज्ञ। लोग किस तरह पारंपरिक भूमिकाएं बदल रहे हैं। डॉक्टर फ्रैंक यानोविट्ज ने यह कहानी 4थे वर्ष के अपने चिकित्सा छात्रों को बताई। वह हार्वर्ड मेडिसिन स्कूल का स्नातक दिवस था। सर्वश्रेष्ठ छात्र माइकल चार्ल्स नदी के किनारे अपने प्रिय प्रोफेसर के साथ टहल रहा था। अचानक नदी में डूबता हुआ एक व्यक्ति बहते बहते वहां पहुंचा जो मदद के लिए पुकार रहा था। माइकल ने पानी में छलांग लगा दी। 3 बार पानी के अंदर जाने के बाद वह उसे खींचकर किनारे ले आया। वह व्यक्ति बेहोश हो गया था। माइकल उसे क्लोजेड चेस्ट कार्डियक मसाज करके मुंह से सांस देने लगा। उसने ऐसा तब तक किया जब तक कि वह आदमी होश में नहीं आ गया। माइकल अपने टीचर की आंखों में चमक देखने के लिए उठा। प्रोफेसर ने भी उसके काम की सराहना करते हुए उसे शाबाशी दी। उसी वक्त एम्बुलेंस आकर उस आदमी को वहां से ले गई। भीगा और थकान से चूर माइकल प्रोफेसर के साथ नदी किनारे फिर चहलकदमी करने लगा। उसी वक्त एक और आदमी मदद के लिए चिल्लाता हुआ नदी में बहता चला आया। माइकल एक बार फिर उसे बचाने के लिए नदी में कूदा और आदमी को किनारे पर लाकर होश में लाया। अविश्वसनीय रूप से यह बार बार होता गया। जब 7वीं बार एक व्यक्ति नदी में बहता आया तो थकान से चूर माइकल ने प्रोफेसर की तरफ मुड़कर कहा, मैं जानता हूँ मैं एक डॉक्टर हूँ, लोगों को बचाने के लिए समर्पित हूँ, लेकिन मैं अब यह और नहीं कर सकता। फिर प्रोफेसर ने जवाब दिया,
तो तुम ऊपर की तरफ जाकर उस व्यक्ति को क्यों नहीं रोकते जो इन बदकिस्मत लोगों को पुल से धक्का दे रहा है। हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट फ्रैंक यानोविट्ज सॉल्ट लेक सिटी उता में एक उच्च तकनीकी चिकित्सा केंद्र LDS अस्पताल स्थित फिटनेस इंस्टीट्यूट के मेडिकल डायरेक्टर और सह संस्थापक हैं। फिटनेस इंस्टीट्यूट अमेरिका के कुछ बेहतरीन डॉक्टरों और थेरेपिस्टों द्वारा चलाया जाता है, लेकिन उन्हें मुश्किल से कोई मरीज ऐसा मिलता है जिसे कोई बीमारी हो। इसके बजाय फिटनेस इंस्टीट्यूट स्वस्थ व्यक्तियों के बीच बीमारी से बचाव पर ध्यान केंद्रित करता है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों को बीमारी उद्योग का ग्राहक बनने से दूर रखता है। डॉक्टर यानोविट्ज की व्यक्तिगत उद्यमशीलता और फिटनेस इंस्टीट्यूट की कहानी भविष्य के चिकित्सा स्वास्थ्य की झलक बताती है। फ्रैंक यानोविट्ज का जन्म न्यूयॉर्क राज्य के उत्तरी छोर पर स्थित मॉन्ट्रियल के निकट बसे एक छोटे कस्बे मालोन में 1939 में हुआ था। पब्लिक हाई स्कूल में उन्हें संगीत से लगाव हो गया और उन्होंने शास्त्रीय संगीत, पियानो और ट्रम्पेट बजाना सीखा। कार्नेल में कॉलेज के दौरान इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं के बीच धक्के खाते हुए उनकी चिकित्सा में रुचि जागृत हुई और उन्होंने फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी और तुलनात्मक न्यूरोलॉजी के कोर्स में दाखिला ले लिया। 1971 में उन्होंने टेक्सास के सान एंटियानो स्थित अमेरिकी वायुसेना के एरोस्पेस स्कूल में प्रवेश ले लिया, जहां उनका स्वास्थ्य से पहली बार सामना हुआ। अधिकांश हृदय विशेषज्ञों के मरीजों से अलग सान एंटोनियो में यानोविट्ज जो मरीज देखते वे बहुत स्वस्थ होते थे। जेट विमान के पायलट्स के तौर पर वे देश में सर्वाधिक स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट व्यक्ति थे। उन्हें नियमित तौर पर यानोविट्ज के पास जांच करवाने के लिए इसलिए आना पड़ता था ताकि वह उड़ान भरने के लिए आवश्यक योग्यताओं को बरकरार रख सके। यही नहीं, उन्हें अपनी शारीरिक स्थिति में बारीक से बारीक अनियमितता की भी जानकारी यानोविट्ज को देनी होती थी। यानोविट्ज को पायलटों की स्थिति की नियमित तौर पर जांच करने और उनकी उड़ान क्षमता को बनाए रखने के लिए उनके साथ काम करने के एवज में असीमित धन दिया जाता था। इस कवायद से उन्हें भोजन और व्यायाम का सेहत पर पूर्वाभास देखने को मिला। यानोविट्ज कहते हैं, यही वह जगह थी जहां मैंने हृदय रोगों के शुरुआती स्तरों को देखा। इससे बहुत पहले मैं इस प्रकार की बीमारी के मरीजों का अस्पताल में बैठकर सामान्य तौर पर सामना कर लेता था। इस अनुभव ने उन्हें आहार, व्यायाम और बीमारी के संबंध में के बारे में बहुत कुछ सिखाया। वायुसेना में सेवा देने के बाद यानोविट्ज ने सॉल्ट लेक सिटी के LDS अस्पताल में बतौर कार्डियोलॉजिस्ट और उता स्कूल ऑफ मेडिसिन में इंस्ट्रक्टर का पद संभाल लिया। उता आने पर जो पहली ज़रूरत उन्होंने महसूस की वह थी हृदय की शल्य क्रिया करा चुके मरीजों के लिए विशेष हृदय स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम। लेकिन उस दौर में इस तरह के कार्यक्रमों को बहुत समर्थन नहीं मिला करता था। उस समय हृदय की शल्य क्रिया करा चुके व्यक्तियों के बारे में प्रचलित राय हुआ करती थी कि उसका जाना तय है और आपको पहले से ही तयशुदा व्यक्ति पर समय और पैसा गंवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हताश हुए बिना यानोविट्ज और मर्लिन शील्ड्स नामक एक फिजिकल थेरेपिस्ट ने एक हृदय स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन उन्हें बहुत कम मरीज मिले। हालांकि उन्हें मिले हुए कुछ मरीजों से ज़बरदस्त सराहना मिली। वे अपनी सेहत वापस पाकर खुश थे और सीख रहे थे कि किस तरह सही खाना तथा व्यायाम किया जाए। यानोविट्ज के मुताबिक चिकित्सक बिरादरी से
हमारे पास बहुत कम मरीज भेजे जाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसे मरीज को कहीं भेजने की कोई ज़रूरत नहीं जिनका जाना तय है। 1970 के उत्तरार्ध में यानोविट्ज ने 3 साथियों के साथ काम शुरू किया। ये व्यायाम फिजियोलॉजी में पीएचडी करने वाला एक छात्र टेड एडम्स, एक अस्थिरोग शल्य विशेषज्ञ टॉम रोजनबर्ग और फिजिकल थेरेपिस्ट मर्लिन शील्ड्स, चारों ने रोकथाम तथा स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सन 1980 में एक फिटनेस इंस्टीट्यूट की शुरुआत की और हृदय रोग की बहुत ज़्यादा आशंका वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग, हृदय स्वास्थ्य सुधार और स्पोर्ट्स मेडिसिन पर खास ध्यान केंद्रित किया। लेकिन पहले साल के खत्म होने तक फिटनेस इंस्टीट्यूट का पूरा ध्यान रोकथाम और स्वास्थ्य पर आ गया। जब उन्होंने पहले शुरुआत की तो डॉक्टरों की तरफ से उम्मीद के विपरीत मरीज नहीं भेजे जाते थे। उनका व्यापार शुरुआती 10 सालों तक घाटे में चलता रहा। इस स्थिति ने उन्हें यह सीखने पर मजबूर कर दिया कि सीधे ग्राहकों से ही संपर्क कैसे करें। आज वे रेडियो पर छोटे छोटे फिटनेस नुस्खे देते हैं और क्षेत्र के बड़े नियोक्ताओं और एग्जीक्यूटिव से मुलाकात करते हैं। मुझे पहले उनके काम के बारे में तब पता चला जब मैं 47 साल का था और अपनी सालाना जांच करवा रहा था। मुझे यह बताने के बाद कि मैं सेहतमंद हूँ, मेरी इंटर्निस्ट डॉक्टर मैरी पांस ने पूछा कि क्या ऐसा कुछ है जिसे आप अपने शरीर में बदलने की इच्छा रखते हैं। मैं भी मजाक में बोला, जरूर, जब मैं जुपिटर शिखर पर साइकिल से चढ़ूं और धूल पर गिर पड़ूं, क्योंकि 10 मील लंबवत पहाड़ी पर साइकिल चलाकर थक चुका होऊंगा। तब डॉक्टर पार्सन्स ने मुझे फिटनेस इंस्टीट्यूट में जाकर VO2 मैक्स परीक्षण कराने के लिए भेजा और सलाह दी कि इसके बाद मैं साइकिल चलाने वाले कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू कर सकता हूँ। VO2 मैक्स परीक्षण अधिकतम ऑक्सीजन की उस मात्रा की गणना करता है जो एक खास समय में संचरित रक्त से निकाली जा सकती है और काम करने वाले ऊतकों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। जब मैं फिटनेस इंस्टीट्यूट पहुंचा तो मैंने सोचा कि मैं किसी अत्याधुनिक उच्च तकनीकी फिटनेस क्लब में पहुंच गया हूं, लेकिन मैंने नज़दीक से देखकर यह जाना कि हर मशीन व्यायाम करने के लिए मीटर और प्रोब से सजी हुई थी। जैसा कि डॉक्टर यानोविट्ज ने मुझे समझाया, लोग यहाँ व्यायाम करने नहीं बल्कि उसके मूल्यांकन के लिए आते हैं। इंस्टीट्यूट के पास अंदरूनी देखभाल की संपूर्ण चिकित्सकीय रूपरेखा है, लेकिन यह किसी दीर्घस्थायी समस्या को ठीक नहीं करती, बल्कि ऐसे लोगों को सेवाएं प्रदान करती है जो समय से चेकअप कराना चाहते हैं या अपने HMO या प्राथमिक उपचार डॉक्टरों से असंतुष्ट हैं। यहाँ पेश है फिटनेस क्लब की पहली 6 घंटे वाली जांच, जिसका खर्च $600 आता है। इसके अंदर आपको मिलेगा पूरे शारीरिक तंत्र का विश्लेषण, जिसमें कैंसर स्क्रीनिंग भी शामिल है, हृदय रोग, डायबिटीज, संक्रमण और एनीमिया के खतरे को भांपने के लिए रक्त और मूत्र परीक्षण, हृदय रोग और फिटनेस स्तर का पता लगाने के लिए हृदय विशेषज्ञ द्वारा उच्च स्तरीय ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट, चिकित्सकीय इतिहास, निजी तनाव कारक और पोषण उपयुक्तता जानने के लिए लिखित मूल्यांकन, आपके शरीर में वसा का प्रतिशत और शरीर का आदर्श वजन पता लगाने के लिए हाइड्रोस्टैटिक यानी पानी के अंदर वजन, अवरुद्ध फेफड़े की बीमारी पता लगाने के लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, हड्डियां संबंधी परेशानियों के खतरे से निपटने के लिए फिजिकल थेरेपिस्ट द्वारा आपकी मजबूती और लचीलेपन का आकलन, परिणामों की समीक्षा के लिए
रूबरू स्वास्थ्य सलाह और भोजन, व्यायाम और तनाव प्रबंधन में आवश्यक बदलाव की सलाह। कोलोन और स्तन सिर्फ महिलाओं के लिए, कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट। फिटनेस इंस्टीट्यूट द्वारा स्वास्थ्य पर प्रकाशित एक सारगर्भित एनसाइक्लोपीडिया मेंटेनिंग द मिरेकल एन ऑनर्स मैनुअल फॉर द ह्यूमन बॉडी की एक प्रति घर ले जाने के लिए। कोई आश्चर्य नहीं, यानोविट्ज ने खुद अपना भी स्वास्थ्य परिवर्तन किया। सन 1978 में 37 वर्ष की उम्र में हाई स्कूल के कुछ छात्रों को स्फिग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल करने की विधि बताते समय एक छात्र ने उनका ही ब्लड प्रेशर लिया तो यानोविट्ज अपनी बढ़ी हुई रीडिंग देख सकने में आ गई। उन्होंने पूरी कक्षा के सामने छात्र से रीडिंग की पुष्टि के लिए बार बार परीक्षण करवाया। उस रात उन्हें स्वास्थ्य में बढ़ती अपनी दिलचस्पी की विडंबना महसूस हुई, जबकि वे खुद मोटे, बेडौल, गतिहीन थे और अब उन्हें खतरनाक उच्च रक्तचाप भी था। उन्होंने अपने आहार पर ध्यान देने, रक्तचाप को कम करने वाली दवा लेने और व्यायाम के नियमित कार्यक्रम पर ध्यान देना शुरू किया। 1 साल के भीतर वे प्रति हफ्ते में 40 से 50 मील दौड़ने लगे और 10 किलोमीटर और हाफ मैराथन करने लगे। आज यानोविट्ज की उम्र 62 वर्ष है। वे बचपन या कॉलेज में कभी एथलीट नहीं रहे, लेकिन वे 4 मैराथन पूरी कर चुके हैं, 10 से 15 मील हर हफ्ते दौड़ते हैं, पहाड़ों पर मोटर बाइक चलाते हैं, हाइक, स्की और स्नोज भी करते हैं। उनके बायोडाटा में 68 प्रकाशन और 18 बड़े शोध कार्य शामिल है। वे कोरोनरी हार्ट डिजीज प्रिवेंशन नामक संपूर्ण पुस्तक लिख चुके हैं। वे फिजिकल फिटनेस पर उता गवर्नर काउंसिल के पहले चेयरमैन बनाए गए। उन्होंने हजारों मरीजों के जीवन पर व्यक्तिगत रूप से असर डाला है, पर यानोविट्ज सर्वाधिक उत्साहित तब हो जाते हैं जब वे फिटनेस इंस्टीट्यूट में महीने भर के दौरे पर आए चिकित्सा छात्रों के बारे में बात करते हैं। वे उन्हें कल के हृदय विशेषज्ञ बताते हैं जो हृदय रोग की रोकथाम को ज़्यादा तरजीह देंगे बनिस्बत कि सिर्फ उनके लक्षणों के उपचार को। अगली हेडिंग है शारीरिक व्यायाम एक स्वास्थ्य उद्यमी अवसर। शब्द फिजिशियन और फिजिकल जैसा फिजिकल एक्सरसाइज में है, एक ही ग्रीक शब्द फिजिस से आए हैं जिसका अर्थ प्रकृति से लगाया जाता है। यह संबंध व्युत्पत्ति विषयक से कहीं ज़्यादा है। आज कई लोग फिजिकल एक्सरसाइज को प्राथमिक तौर पर चिकित्सकीय स्वास्थ्य लाभ के बजाय खूबसूरती से जोड़ने की गलती कर बैठते हैं। यह सच्चाई से कोसों दूर है। नियमित शारीरिक व्यायाम की कमी से अमेरिका में हर साल 21 लाख में से करीब 12% यानी करीब 2.5 लाख लोग मरते हैं। हजारों अध्ययन शारीरिक गतिविधि की कमी और कोरोनरी हृदय रोग, हाइपरटेंशन, कैंसर, मधुमेह, तनाव और अवसाद के बीच सीधा संबंध बता चुके हैं। फिर भी आश्चर्यजनक रूप से अमेरिका के सिर्फ 15% वयस्क ही नियमित कठोर शारीरिक श्रम करते हैं। 60% के बारे में यह रिपोर्ट है कि वे अपने नियमित या लगातार लंबे कामों में किसी तरह का असरकारक व्यायाम करते ही नहीं हैं। हिप्पोक्रेट्स द्वारा सुझाए प्राकृतिक व्यायाम को आज कर पाना बहुत मुश्किल है। हम में से बहुत लोग ऐसे काम करते हैं जिनमें एक जगह बैठे रहना होता है, जिसमें काम से हटकर व्यायाम के लिए बहुत कम वक्त रह जाता है। हम में से अधिकांश शहरी वातावरण में रहते हैं जहां मौसम बहुत तूफानी होता है। वैसे भी जब बात व्यायाम की आती है तो हमें खुद को स्वस्थ
और स्फूर्त रखने के लिए दोनों तरह के व्यायाम, सामान्य एरोबिक जैसे कि दौड़ना, साइकिल चलाना, और कुछ खास व्यायाम जैसे कि वजन प्रशिक्षण, लचीलापन की आवश्यकता होती है। खुशकिस्मती से जिस तरह स्वास्थ्य उद्यमी हमारे आहार को बदलने और हमारी कोशिकाओं के अवयवों के निर्माण खंडों की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के लिए तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, उसी प्रकार स्वास्थ्य उद्यमी तकनीक का प्रयोग कर हमारे व्यायाम को कहाँ और कैसे करना है के उपाय खोजने में लगे हैं। एक खास जगह बनाने वाली फिटनेस उद्यमी है जिल स्टीवेंस किन्नी, वह महिला जिसे क्लब इनसाइडर न्यूज़ ने अमेरिका की नंबर 1 महिला क्लब उद्यमी का खिताब दिया। उनकी कहानी और उनकी कंपनी क्लब वन INC की तेज रफ्तार तरक्की 10 खरब डॉलर के स्वास्थ्य उद्योग में 24 अरब डॉलर के फिटनेस उद्योग की बेहतरीन मिसाल है। अमेरिका की नंबर 1 महिला क्लब उद्यमी हमारी अगली हेडिंग रहेगी। जिल स्टीवेंस किन्नी हमेशा से सेहतमंद महिला रही। वह कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो में रहने वाले एक कृषि व्यापारी परिवार में ढेर सारी ताज़ी सब्जियां और फल खाते हुए बड़ी हुई। उन्होंने 6 साल की उम्र से अपने पिता के साथ नियमित जॉगिंग करना शुरू कर दिया। सन 1979 में बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से स्नातक होने से पहले एथलीट के रूप में उनका सफल करियर रहा। स्नातक के बाद किन्नी की मुलाकात डॉक्टर जैक बगेश से हुई, जो मैरीन काउंटी में सफल हृदय रोग विशेषज्ञ थे और हृदय रोग के लक्षणों का इलाज करते करते बेजार हो चुके थे। दरअसल बेगशो एक संपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र खोलना चाहते थे, जहां लोगों को शुरुआत से ही हृदय रोग से बचने के बारे में सिखाया जा सके। उन्होंने किन्नी को अपने बिजनेस मैनेजर नियुक्त किया और दोनों ने मिलकर फिजीज नामक सुविधा की शुरुआत की। इस संस्था के जरिए सैन फ्रांसिस्को के बे एरिया के वरिष्ठ अधिकारियों को सहूलियत मिलने लगी। फिजीज में 3 महीने के कार्यक्रम के $3000 लिए जाते थे, जिसमें एक प्रारंभिक जांच, हर हफ्ते 90 मिनट के 3 व्यक्तिगत सत्र, पौष्टिक भोजन पकाने से लेकर तनाव प्रबंधन जैसे विषयों तक के लिए शैक्षणिक कार्यशाला और समाप्ति के समय अंतिम मूल्यांकन शामिल थे। किन्नी सकारात्मक सोच वाली लड़की थी, लेकिन सच मानिए तो वह भी परिणामों से चकित थी। वह याद करते हुए चहक उठती थी, लोग तंदुरुस्त ही नहीं हो रहे थे, पति पत्नी के संबंध सुधरने लगे थे, करियर बेहतर हो रहे थे और कई मामलों में पूरा जीवन ही बदल रहा था, भावात्मक भी और शारीरिक रूप से भी। 3 महीने का कार्यक्रम खत्म होने पर मैं सकारात्मक रूप से इस बात पर अचंभित थी कि संतुलित व्यायाम और संपूर्ण पेशेवर नज़रिया लोगों की सेहत पर क्या जादू कर सकता है। किन्नी खुद को बहुत किस्मत वाली समझती है जो उसने पहले स्वास्थ्य केंद्र खोला, ना कि हेल्थ क्लब। हेल्थ क्लब उद्योग ऐसे लोगों द्वारा शुरू किया गया जो उन लोगों के विपरीत रुपया बनाते थे जो कुछ बदलाव लाना चाहते थे। फिजीज को शुरुआती सफलता के बाद 20 वर्ष की उम्र में ही किन्नी को एक स्पोर्ट्स और फिटनेस क्लब चैन ने नियुक्त कर लिया, जहां वह चीफ ऑपरेटिंग अफसर बनी और उनके मातहत 800 लोग काम करते थे। सन 1985 में कई रियल एस्टेट निर्माताओं द्वारा अपने प्रोजेक्ट में
स्पोर्ट्स और फिटनेस सुविधाएं खोलने के प्रस्तावों के बाद उन्हें अमेरिका का सबसे नामचीन क्लब खोलने के लिए नियुक्त कर लिया गया। यह था लॉस एंजलिस स्थित स्पोर्ट्स क्लब LA। इस परियोजना को सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब क्लब शुरू होने से पहले ही 5000 लोगों ने सदस्यता ले ली, जिसे बाद में कम करना पड़ा। इस परियोजना की सफलता के बाद अमेरिका में इसी तरह के उद्यमी अनुबंधों की बाढ़ आ गई। किन्नी एक ऐसी शख्सियत बन गई जिन्हें लोग अपने शहर में सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स और फिटनेस क्लब खोलने के लिए नियुक्त करने लगे। सन 1984 से 1989 तक इंटरनेशनल हेल्थ रॉकेट एंड स्पोर्ट्स क्लब एसोसिएशन के मार्केट रिसर्च कमेटी की अध्यक्ष रहने के दौरान ही किन्नी ने महसूस किया कि बाजार में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। उनके मुख्य ग्राहक यानी बेबी बूमर्स अपना दूसरा दशक पार कर चुके थे और उन्होंने खेल तथा सामाजिक गतिविधियों के बजाय स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के असर जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया था। 1980 में शुरू हुए अधिकांश बड़े स्पोर्ट्स और फिटनेस क्लब बड़े होते बेबी बूमर्स की सुविधा के अनुसार स्थापित नहीं थे, जिनके पास अब परिवार और ज़्यादा गहन काम थे और व्यायाम के लिए बहुत कम समय था। किन्नी के शोध से पता चला कि ये बूमर्स अब खेल गतिविधियों, सामाजिक गतिविधियों और विशाल शारीरिक गतिविधियों के मुकाबले से ऐसी सुविधाएं अपने घर तथा दफ्तर के आसपास चाहते थे, उसी तरह जैसे ड्राई क्लीनर चुना जाता है। लेकिन उस समय 98% स्थानीय फिटनेस क्लब सिर्फ एक कमरे, सस्ते मॉप पॉप जैसी सुविधाओं और थोड़े से साजो सामान वाले होते थे। वे उच्च किस्म के स्पोर्ट्स क्लब LA जैसे नहीं थे जो बेबी बूमर्स को आकर्षित कर पाते। सन 1989 में किन्नी ने इस मार्केट के लिए उच्च गुणवत्ता फिटनेस सुविधाएं और सुविधाजनक स्थान वाले क्लब की योजना पर एक बिजनेसमैन जॉन किन्नी के साथ काम करना शुरू किया। 1990 में उन्होंने और जॉन किन्नी ने क्लब 1 के लिए बिजनेस प्लान लिखा और उसी साल दोनों ने विवाह भी कर लिया। 17 जून 1991 में उन्होंने सिटी कॉप सेंटर में अपनी पहली क्लब 1 सुविधा की शुरुआत की। उस साल के अंत तक ही सेंटर में दूसरी सुविधा भी शुरू कर दी। मूल रूप से किन्नी दंपति ने सोचा कि वे ऐसे ही 12,000 वर्ग फीट की सुविधाएं खोलते जाएंगे और फिटनेस क्लब्स के बादशाह बन जाएंगे। लेकिन जॉन किन्नी ने जल्द ही एकीकरण के रूप में एक बड़ा आर्थिक अवसर देख लिया। एक कमरे वाले मौजूदा क्लबों को खरीदकर उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस करना। इस रणनीति से अधिकतम मामलों में न सिर्फ उनके पैसे बचे बल्कि इसने तुरंत नए सदस्य भी आकर्षित हुए और स्थानीय प्रतिद्वंदिता भी खत्म हो गई। सुविधाजनक इलाकों पर ध्यान देने के साथ ही क्लब 1 का एक अद्भुत तरीका था बेहतरीन फिटनेस पेशेवरों को समर्पित पेशेवराना कर्मियों के तौर पर आकर्षित करना। उन्होंने व्यक्तिगत अनुबंधों के तौर पर बिना मुनाफे के लोगों को रखने, लगातार शिक्षा देने और करियर के मायने समझाने का काम बंद कर दिया। फिटनेस बिजनेस में बिताए अपने सालों में जिल किन्नी ने देखा कि उनमें से कई बेहतरीन पेशेवरों को उस समय उद्योग छोड़ना पड़ा जब उन्हें निरंतर खुद की मार्केटिंग करनी पड़ती थी या अपनी
मौजूदा आय की ज़रूरतों के विपरीत निरंतर पेशेवराना शिक्षण की ज़रूरतों के साथ संतुलन बिठाने की कोशिश करनी पड़ती थी। जिस तरह कुछ बेहतरीन डॉक्टर या अन्य पेशेवर गैर उद्यमी माहौल में तनख्वाह पर ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर लेते थे, जिल किन्नी ने महसूस किया कि उसके ग्राहक और कुछ फिटनेस पेशेवर भी यही पेशेवर कर्मचारी रवैया अपनाए तो उन्हें भी अधिक लाभ होगा। वह कहती है, जब आप उनसे उनके करियर को बढ़ाने के लिए सशक्तिकरण का वादा करते हैं तो सभी फायदे में रहते हैं। उनकी योजना काम कर गई। क्लब 1 तेजी से शुरुआत करते हुए सालाना $6 करोड़ की बिक्री तक पहुंच गया। उसकी शाखाएं भी 71 स्थानों पर खुल गई। यह फिटनेस क्लब उद्योग में तेजी से बढ़ते बिजनेस में से एक बन गया। किन्नी दंपति को सबसे ज़्यादा गर्व अपने फिटनेस पेशेवरों पर है, जो सभी तनख्वाह पर काम करने वाले पेशेवर कर्मचारी हैं। क्लब अपने ग्राहकों से घंटे के आधार पर उनकी सेवाओं के लिए कीमत लेते हैं, जो उन्हें शिक्षण, अनुभव और निपुणता पर निर्भर करती है। बेहद सोचे समझे बिजनेस प्लान को लागू करने के बावजूद क्लब 1 को अधिकांश सफलता उस चौंकाने वाले फ़ोन से मिली जो 1995 में जिल किन्नी ने उठाया। दुनिया की अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक और बे क्षेत्र की प्रतिष्ठित नियोक्ता ऑटोडेस्क INC ने क्लब 1 को फ़ोन लगाकर पूछा कि क्या वह सिर्फ ऑटोडेस्क के कर्मचारियों के लिए ऑन साइट फिटनेस क्लब डिज़ाइन करने, खोलने और प्रबंधन करने के इच्छुक है। यह पता करने के बाद कि ऑटोडेस्क यह सब वास्तव में अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए करना चाहती है, न कि नए लोगों को आकर्षित करने के लिए, क्लब 1 ने अनुबंध कर लिया। साल भर बाद कंपनी ने यही ऑन साइट फिटनेस सुविधा द गैप एंड इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के लिए भी शुरू कर दी। सन 2000 तक किन्नीस के पास ऐसी 50 कॉरपोरेट सुविधाओं का प्रबंध था जिसमें 5 लाख सदस्य थे। इसके तहत ऑन साइट कॉरपोरेट कर्मचारी क्लब द्वारा प्रबंधित निजी फिटनेस क्लब से मुफ्त में जुड़ सकते थे। क्लब 1 का सुविधाजनक वाला उद्देश्य अब बस 5 मिनट में डेस्क से क्लब वाले अनुभव का हो गया। अपने कार्यस्थल पर ही इस निजी सुविधा को स्थापित कर इस उद्देश्य में कल्पना से कहीं अधिक मिल गया। जिल किन्नी ने देखा कि क्लब 1 द्वारा प्रबंधित कॉरपोरेट केंद्रों को चलाना उनके संगठन के लिए एक बड़ी चुनौती और बड़ा प्रशिक्षण आधार है, क्योंकि इन केंद्रों में उनके ग्राहक आम अमेरिकी कर्मचारी के बिल्कुल नज़दीकी थे, वह नहीं जो अपने पैसों पर किसी निजी फिटनेस सुविधा से जुड़ने को तैयार हों। इन कॉरपोरेट सदस्यों को अधिक शिक्षा और प्रेरणा की ज़रूरत थी। जिल किन्नी के अनुसार इसने हमें उन लोगों की सेवा करने का मौका दिया जिन्हें वास्तव में हमारी ज़रूरत थी। ऐसे लोग जिनका वज़न अधिक था, ऐसे लोग जिनके शोध और लत संबंधी मसले थे, ऐसे लोग जिनका खान पान अनियमित था और हम व्यायाम को माध्यम बनाकर उनके जीवन में सही बदलाव की शुरुआत कर सकते थे। क्लब 1 ने हाल ही में अपने कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का कैलिफोर्निया की रेडवुड सिटी में विस्तार किया है। यहाँ बहुत से कॉरपोरेशन अपने अपने दफ्तरों के लिए मिलकर एक ही निजी सुविधा का उपयोग करते हैं। क्लब 1 ने भी यहूदी समाज केंद्रों के एक समूह के साथ
उनके द्वारा तय जगहों पर फिटनेस सुविधाओं के प्रबंधन का अनुबंध किया है। इन जगहों पर फिटनेस परामर्शदाता पर्सनल ट्रेनर से पोषण विशेषज्ञ तक एक वर्दी पहनते हैं। आप उन्हें JCC कह सकते हैं, लेकिन उन सभी में एक समान सर्टिफिकेशन, लगातार ट्रेनिंग और पेशेवराना अंदाज होता है जो क्लब 1 के प्रोफेशनल सभी निजी और आम स्थानों पर प्रयोग करते हैं। अब हमारा अंतिम पैराग्राफ है, पढ़ते हैं इसे। क्लब 1 के कॉरपोरेट ग्राहक इस बात की इच्छा से प्रेरित होते हैं कि वे अपने कर्मचारियों की स्वास्थ्य लाभ पाने में मदद करें, लेकिन इस निस्वार्थ प्रेरणा से बिल्कुल अलग। इस तरह के कार्यक्रम का मुख्य फायदा होता है कि उनके कर्मचारी खुद एक तीर से 2 शिकार वाले आर्थिक लाभ में क्लब 1 की सदस्यता पा जाते हैं। जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे कि कंपनी को अपने राज्य और संघीय आयकर में क्लब 1 सुविधा के आधार पर छूट भी मिल रही है और कर्मचारियों को भी सदस्यता के मासिक खर्च के नाम पर कोई राज्य या संघीय आयकर नहीं जमा करना पड़ रहा है। ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, और हमारी बात को लोगों तक पहुंचाएं, उनकी भी हेल्प करें, और ये फ्री की सेवा है, सभी इसका लाभ उठाएं। अगर आप काम करना चाहते हैं हमारी टीम के साथ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।